और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीके सहगल जी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर अजिताभ जी भी जुड़ गए हमारे साथ जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। JS सोदी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले पीके सहगल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। ट्रंप के डिनर के दौरान ये जो हमला हुआ है, किस तरह से इसे हम देखें, आखिर क्या मकसद हो सकता है इस हमले के पीछे, क्या आकलन है आपका? देखो, हमले के पीछे इरादा तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका को हर प्रकार से किसी प्रकार से डीरेल किया जाए। जो उनका मांगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है लोगों की वास्तव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो रहा, ये राइट रिवर्स हो रहा है। और दूसरा जो है, अगर आपको याद होगा, रिपोर्ट ने कहा कि आज इस समय दुनिया में कुछ टैलेंट है जिसकी वजह से दुनिया का माहौल खराब है, जिससे पूरे क्रिश्चियन जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप के ऊपर काफी बड़ा हमला किया इन टर्म्स ऑफ उनके 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 स्टेटमेंट को उन्होंने जो अपनी तरफ से जवाब दिया, वो काफी से ज्यादा उससे लोगों की नाराजगी हुई। फिर बड़े पैमाने पर जो है इसराइल जो है नहीं चाहता किसी प्रकार की सीजफायर एक्सचेंज हो। वो तो कहते हैं कि ईरान को हर प्रकार से खत्म किया जाए, इसलिए हो सकता है कोई जू भी इन्वॉल्व हो। फिर बड़े पैमाने पर जो है मिडल ईस्ट में ईरान के सिंपथाइजर हो सकते हैं, कोई गद्दार हो सकता है, इसके अंदर किसी प्रकार की इसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर भी नजर आ रहा है, जो पहले लगता था कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुप, अभी लगता है कि सिक्योरिटी चुप नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाले हिल्टन होटल में एंटर करने के बाद सिक्योरिटी चेक पॉइंट लगाया था, उस चेक पॉइंट के अंदर ही इसको रोका गया। लेकिन ये भागने की कोशिश की, इसके पास शॉर्ट गन थी, हैंड गन थी और मल्टीपल नाइफ्स थे, और इसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोली चलाई, जिसमें एक जो है वो घायल भी हो गए लेकिन ट्रंप ने उससे बातचीत किया। कहा जा रहा है कि वो सही है, और ये भी बताया जा रहा है कि लोन वुल्फ का इसके आगे पीछे कोई नहीं थे। लेकिन बहुत लाजमी है कि पता लगाने की कोशिश की जाए कि वास्तव में इसके पीछे कौन ताकतें थी, किस वजह से इसने ये कार्रवाई की, और क्या इसके पीछे चाइना का हाथ था या ईरान का हाथ था या अमेरिका के अंदर लोगों का हाथ था या रिपब्लिकन पार्टी का हाथ था, किसका हाथ था। और क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन बड़े गंभीर हो सकते थे, उस समय हिल्टन होटल में बॉलरूम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका JD वांस थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनका कंप्लीट कैबिनेट था, उनकी अपनी। बिल्कुल, बड़ा नुकसान हो सकता था अगर वक्त रहते उस शख्स को ना पकड़ा जाता, तो ऐसे में हालात और भी खराब हो सकते थे। डॉक्टर अजिताभ जी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या मकसद हो सकता है इस हमले के पीछे? क्या अमेरिका में ही किसी ने ये हमला किया है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे मुखालफत भी जो ट्रंप की है वो बढ़ती जा रही थी मुल्क में। जी बिल्कुल, ये लगता है होम ग्रोन ही डिसकंटेंट है वहीं के अमेरिका के कैलिफोर्निया के जो खबरें आ रही है। इनफैक्ट राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा है कि वो कोई सिकमैन था जो कैलिफोर्निया का है। और अमेरिका के अंदर में देखिए, आज के डेट में सोसाइटी बहुत ही डिवाइडेड है। वहां राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के कारण बहुत डिसकंटेंट है। इमिग्रेशन का मुद्दा बहुत ज्यादा है, उसके अलावा जो महंगाई बढ़ी है, जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, उसकी वजह से बेरोजगारी का आलम है, उसकी वजह से लोग निश्चित रूप से ट्रंप से खुश नहीं है। और एक वो एंगल तो निकल ही रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, उसमें वहां पे निश्चित रूप से एक ऐसा वर्ग है जो एंटी मागा हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप पे पहले भी ऐसी अटेम्प्ट लिए जा चुके हैं 2024 में, और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अभी कहा है कि 5.8% ऐसे अटेम्प्ट अमेरिका के राष्ट्रपति पे लिए जा चुके हैं। पिछले 4 राष्ट्रपति का असैसिनेशन हो चुका है अमेरिका में, और 3 जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उन पे अटैक की कोशिश की गई थी। तो अमेरिका में तो इस तरह की वारदातें होती रही हैं। उसका मेन कारण जो है वहां गन कल्चर जो है कि कोई भी आराम से आसानी से ले सकता है, लगातार बढ़ रहा है वहां पर। आप बने रहिए, आऊंगी मैं आपके पास। JS सोदी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोदी साहब, फिलहाल जांच का ये मुद्दा है कि आखिर कौन इसके पीछे है, ये वक्त के साथ साफ होगा। लेकिन एक बड़ी चूक सिक्योरिटी में इसे माना जा सकता है, क्योंकि इस डिनर में तमाम जो वाला अफसरान थे वो मौजूद थे, पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे में क्या किसी की मिलीभगत भी हो सकती है? ये जय हिंद जयरा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि एक सुरक्षा चूक थी जब एक होटल के कमरे के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और जहां पे अमेरिका के सबसे दिग्गज नेता वहां बैठे थे, राष्ट्रपति समेत,
और उस वक्त एक 31 साल का आदमी जिसका नाम अभी कोल एलन बताया जा रहा है, जो कि टोरेंस कैलिफोर्निया में एक अध्यापक है, और उसे पिछले महीने ही बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी मिला था, और उसके बावजूद वो होटल के अंदर प्रवेश करता है एक लंबी राइफल के साथ, उसे असेंबल करता है और फिर गोली चलाता है। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, और इसमें कोई शक नहीं कि कोई ना कोई तो अंदर से मिला हुआ होगा, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे लोग दिग्गज नेता होते हैं, जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो मल्टीपल लेयर्स की होती है, वो सिर्फ एक बार की फ्रिस्किंग नहीं होती, वो 5, 6, 7 लेयर्स ऑफ फ्रिस्किंग के बाद मेटल डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, सारी चीजें होती हैं, और तब जाके इंसान को प्रवेश मिलता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है, और आने वाले समय में जब इसकी तहकीकात होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और खुलासा होगा, तब पूरी डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन जो अभी तक खबरें हैं मीडिया में, इसमें कोई शक नहीं है जहरा जी, ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है ये। बिल्कुल। पीके सहगल जी, अब जांच किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़नी चाहिए? क्या हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है, इजराइल के खिलाफ भी लोगों का जो गुस्सा है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है अमेरिका के अंदर ही, तो जांच की जो दिशा होनी चाहिए किस तरह से होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जांच विल बी ऑल एनकंपासिंग, सारे के सारे चीजों को की जांच होगी। ये भी जांच होगी क्या लोग अमेरिका के अंदर लोग उसके साथ बिल्कुल नाखुश हैं, क्या कोई रिपब्लिकन इन्वॉल्व था, क्या कोई डेमोक्रेट इन्वॉल्व था, क्या कोई डिस्क्रेडिटल इंडिविजुअल था, क्या इसमें बड़ी साजिश थी, इसका क्या मकसद था, ये किस कौम का आदमी है, किस रीजन का है। वो तो रीजन बता दिया है कैलिफोर्निया, लेकिन कैलिफोर्निया में ये क्या काम करता था, किस मौके का इंसान था, और इसका मकसद क्या था, क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन बहुत जबरदस्त होने थे मिडिल ईस्ट के लिए, यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रम्प मारे गए होते, या जेडी वांस मारा गया होता, या पूरा कैबिनेट डिस्ट्रॉय हो गया था, ये हादसा बिल्कुल उसी माफी के जैसे हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। अगर वो पार्लियामेंट अटैक सक्सेसफुल होता तो आप तो सोच सकते थे हिंदुस्तान में कितना जबरदस्त नुकसान हो सकता था। इसी माफिक अमेरिका में भी इसी माफी की कार्रवाई का बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता था। तो ये इसलिए बहुत लाजमी है इस समय जो है उसको दबोच दिया गया है। बहुत अच्छी किस्मत, खुशकिस्मती कि इसको मारा नहीं गया, क्योंकि जिंदा पकड़ा गया तो अभी जानकारी से पता लगेगा कि वास्तव में ये लोन वुल्फ था या इसके पीछे कुछ और लोग भी थे, और इसको क्या कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, किस माफी क्यों ये जो मल्टीपल चेक्स की बात कर रहे हैं सऊदी, उन मल्टीपल चेक्स में से कैसे अंदर आ गया। मेरे मुताबिक तो उन्होंने अभी जो घोषणा की लेटेस्ट है कि पहला चेक पॉइंट पर जो वेरी फर्स्ट चेक पॉइंट था होटल के अंदर, तो उसी चेक पॉइंट के अंदर इसने सुरक्षा कर्मियों से आगे भागने की कोशिश की, और वहां जब इसको रोका गया तो इसने गोलियां चलाई। इसके पास शॉर्ट गन थी, हैंड गन थी, और मल्टीपल लाइन्स थे। ये बिल्कुल सही बात है कि सिक्योरिटी फोर्स ने उसको चेक करना चाहिए था, लेकिन ये वेरी फर्स्ट चेक पॉइंट पे इसको पकड़ा ये हादसा हुआ। और ये वेरी जो फर्स्ट चेक पॉइंट है जो होटल के साथ में था, इससे होटल से पहले आने से पहले, और ये कार्रवाई हुई होटल में जहाँ 2600 पत्रकार और ट्रम्प के कैबिनेट और कैबिनेट के उनके हस्बैंड वाइफ वगैरह सारे मौजूद थे। बड़ा लाजमी है ये भी पता लगाने के लिए क्या इजराइल इसके पीछे या कोई जू इसके पीछे इन्वॉल्व है, क्या कोई ईरानियन इन्वॉल्व है, क्या कोई चाइनीज इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने देखा चाइनीज की इकोनॉमी को भी चाइना के अगेंस्ट सैंक्शन लगाई है विद इन द लास्ट 24 आवर्स, और चाइना की इकोनॉमी को भी स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला का ऑयल ब्लॉक करने के लिए, ईरान के ऑयल ब्लॉक करने के लिए घात लगा रहे हैं चाइना को। वो भी चाइना भी हो सकता है, और साथ ही साथ चाइना को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है एज फार ईरानियन ऑयल इज कंसर्न। साथ ही साथ उनके खिलाफ जो बहुत ही लोग हैं फ्रॉम इनसाइड अमेरिका के अंदर, जैसे मैंने बोला है कीमतें बढ़ गई हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। आए दिन वहाँ पे उनके फ्यूचर्स ऊपर हो जाते हैं, अगले दिन नीचे गिर जाते हैं। लोगों के जो पेंशन फंड्स हैं उनमें काफी से नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर नाराजगी है विद इन अमेरिका। अभी साफ तौर पे लोगों को लगता है कि ट्रम्प की वजह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो नहीं हो रहा। पूरा नेटो उनके खिलाफ है, पूरा यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ है, पूरे के पूरे एलाइज उनके खिलाफ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, साउथ कोरिया। फिर उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ है। वहाँ के लोग कहते हैं 72% लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की हैंडलिंग ऑफ द वॉर सही नहीं है। फिर 93% लोग कहते हैं कि ट्रम्प गलती से भी
टुक से उन्होंने उतारे। फिर उनके लीडरशिप के अंदर मतभेद हुआ है। हेडसेट ने अभी तक 34 सीनियर ऑफिसर्स को और जूनियर ऑफिसर्स को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया या उनको हटा दिया गया अपने पद से। लड़ाई के बीच में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अगर हटाया जाए तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि विदिन वर्टिकल डिवाइड विदिन द कंट्री। फिर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है न्यूक्लियर कोड्स के बारे में जानकारी कर रहे थे। उस समय जो नए आर्मी चीफ को नियुक्त किया है जनरल केन, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रंप की दिमागी शक्ति के ऊपर उनको शक है, उनको लगता है कि उनको डिमेंशिया हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी प्रकार से ट्रंप को न्यूक्लियर बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से ट्रंप लगातार फैसले ले रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हो गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कौन इस हमले के पीछे हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजिताभ जी, अगर हम देखें तो जो मकसद है इस हमले का वो क्या सिर्फ एक डराना, क्योंकि कोई हताहत नहीं हुआ है इसमें, या फिर वो शख्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका? क्या वो किसी की जान लेना चाहता था? अगर तो देखिए, वो तो मकसद तो साफ था कि वो तो जान लेने की नियत से ही आया था, क्योंकि इतने लेयर की सिक्योरिटी के बाद आप देख लीजिए, विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुरक्षित राजनेता है, ऐसे पे उस लेयर सिक्योरिटी के, और वो भी इस समय जब युद्ध का माहौल है ईरान से, उन्होंने इतनी बड़ी, और डोमेस्टिकली ऑल्सो जो इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेशन का जिस तरह से फोर्स्ड डिपोर्टेशन वहां हो रहा है, आइस के जो पुलिस जिस तरह से एक्शन वहां ग्रीन कार्ड होल्डर या और भी जो भी लोग हैं इलीगल लीगल, उस पे जिस तरह की वारदातें हुई है, उससे तो बहुत नाखुशी वहां है लोगों में। तो ये कोई वहीं का जो कैलिफोर्निया का वासी है उसी डिस्कंट्रोल एलिमेंट का है, ईरान का तो कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ही कह रहे हैं। निश्चित रूप से डोमेस्टिक पॉलिसीज ही इसका बड़ा कारण लगता है, और हत्या की नियत से, जान लेने की नियत से ही वो आया था, और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फेल्योर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, सिक्योरिटी का फेल्योर है ये एक बहुत बड़ा। जया सोदी जी, तो अब किस तरीके से हम समझे इस हमले का आने वाले दिनों में क्या असर हो सकता है? क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो बढ़ रही हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है ईरान से अमेरिका की, तो वहीं हालात मिडिल ईस्ट में लगातार खराब चल रहे हैं, तो इस हमले को इससे हम जोड़कर कैसे देख सकते हैं? जयरा जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई युद्ध है जिसने पूरी दुनिया के हर देश को, हर नागरिक को चपेट में लिया है, उस पे बहुत बड़े प्रभाव पड़े हैं, तो वो ये ईरान युद्ध है। क्योंकि इससे पहले जितने युद्ध हुए, चाहे रूस का जॉर्जिया का इन्वेजन 2008 का, या रूस का क्रीमिया का एनेक्सेशन 2014 का, या रूस यूक्रेन युद्ध, या इजराइल हमास युद्ध, ये लोकलाइज युद्ध थे जिनका दुनिया पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के हर देश, हर नागरिक पे प्रभाव पड़ चुका है, और ये संकेत अब डोनाल्ड ट्रंप को लेना चाहिए कि जिस मुद्दे पे उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीते दूसरी बारी की, वो अमेरिका को युद्ध में नहीं लेके जाएंगे, वो शांति के दूत होंगे दुनिया के लिए, वो अपने वायदों से पूरी तरह मुकर गए। अभी भी एक मौका है राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया में शांति लाने का। वो अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है। अगर इंसान के पास इतनी शक्ति है तो उसे दुनिया में सुख शांति लानी चाहिए, उसे दुनिया में प्रॉस्पेरिटी लानी चाहिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह विफल हुए हैं। मेरे को लगता है ये जो वारदात हुई है, ये अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हिला तो देगी, ऊपर से वो माने ना माने, लेकिन अंदर से उनका मनोबल पे तो काफी चोट आएगी, और हम देखेंगे आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूं हो सकता है क्योंकि ट्रंप के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बल्कि ट्रंप ने खुद कहा कि मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं अगले पल क्या मैं करने वाला हूं। तो ये उम्मीद है, और उम्मीद पे ही दुनिया काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा जहरा जी, पूरी दुनिया इस वक्त चपेट में आ चुकी है। हर नागरिक त्राही त्राही मचा रहा, चाहे तेल के लिए, चाहे गैस के लिए, चाहे दूसरी चीजें, क्योंकि मिडल ईस्ट सिर्फ तेल और गैस के लिए नहीं है, वहां से फर्टिलाइजर्स का एक बहुत बड़ा तबका आता है, वहां से एक बहुत बड़ा गैलियम की चीजें आती है जो हर सेमीकंडक्टर चिप में इस्तेमाल होती है, स्मार्टफोन से लेके किसी भी चीज में जो हर दुनिया का नागरिक इस्तेमाल करता है। तो ये जो पूरी तरह से दुनिया तितल पुतल हो चुकी है, हर नागरिक पे आर्थिक दबाव आ चुका है। अमेरिका के अंदर ही आप ले लीजिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ जहरा जी 28 फरवरी को, अमेरिका में तेल की कीमत $1.65 थी प्रति गैलन,
और कुछ दिन पहले ये कीमतें बढ़ के $4 को क्रॉस कर गई हैं। जो मैं अपने अमेरिका में मेरे जो स्कूल के क्लासमेट सेटल्ड हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं वहां पे हर चीज महंगी हो गई है, तेल को छोड़िए, दूध, अंडा, ब्रेड, सब्जियां, फल सब महंगा हो गया है। तो जब अमेरिका जैसे एक अमीर देश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक दबाव आ रहा है, तो बाकी जो गरीब देश हैं जैसे सोमालिया, रवांडा, सूडान, उनका तो हम हाल सोच भी नहीं सकते हैं। अब भी वक्त है डोनाल्ड ट्रंप को, उनके 3 साल का कार्यकाल बचा है, उन्हें अपने आप में एक मेकओवर लाना चाहिए, उन्हें शांति के लिए दूत होना चाहिए जैसे उन्होंने वायदे किए थे, अन्यथा ये दिक्कतें तो अमेरिका के लिए बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल। और जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके खुद की बनाई हुई नीतियां हैं, वो उनके खिलाफ ही खड़ी होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं पीके सहगल जी, और यही वजह है कि आज ये हालात बने हुए हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इस माहौल की वजह से झुलस रही है, खास करके ग्लोबल साउथ। और जहाँ तक एशिया का ताल्लुक है, एशिया का जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, 88% हमारा एलपीजी वहां से आता है, 20% हमारा एलएनजी वहां से आता है, 60% हमारा गैस और ऑयल वहां से आता है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना 60% डिपेंडेंसी वहाँ पे है, ताइवान की, साउथ कोरिया की, जापान की 65 से लेकर 95% डिपेंडेंसी वहाँ की है। और 30% दुनिया का जीडीपी जो है यहाँ से होता है। जहाँ तक ग्लोबल साउथ का ताल्लुक है, वो तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस गए हैं। दुनिया में 3 बारी पहले भी ऑयल शॉक्स हुए, एनर्जी शॉक्स हुए, लेकिन ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है, सबसे ज्यादा गंभीर है और सबसे ज्यादा लंबा चल रहा है, और इसका असर जो है बहुत जबरदस्त पड़ रहा है। फिर आने वाले समय में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज बड़ी जबरदस्त हो रही है। 35 से 40% रॉ मटेरियल इस एरिया से आता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो है 20 से 25% ड्रॉप हो सकती है। फिर कहा जा रहा है कि इस साल एल नीनो आ रहा है, एल नीनो के आने से ये क्रॉप प्रोडक्शन जो है 30 से 35 भुखमरी बढ़ जाएगी और कीमतें आसमान को छुएंगी। एज इट इज पाकिस्तान में, बांग्लादेश वगैरह में, नेपाल वगैरह में कीमतें ऑलरेडी आसमान को छू रही है, बोथ फॉर पेट्रोल एंड डीजल एज वेल एज खाने पीने की चीजें। तो ये और ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। फिर जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हम जेनरिक मेडिसिन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, लेकिन हमारा 35 to 40% रॉ मटेरियल मेडिसिन का यहाँ से आता है, हमारे फर्टिलाइजर का 35 to 40% रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री का 40 to 45% रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। फिर हम हिंदुस्तान को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। उसके लिए प्रोपीन गैस और हीलियम जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, 45% हमारी डिपेंडेंसी वहां से है। तो ये सारी की सारी चीजें ठप हो गई है। फिर हमारे पास $65 to $70 बिलियन रेमिटेंसेज आते थे, वो सब खत्म हो गए। फिर हिंदुस्तान को जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से हम चीजें भेजते थे सेंट्रल एशिया को, रशिया को और ईस्टर्न यूरोप को, उसमें 25% फ्रेट चार्जेस देते थे। अमेरिका ने 6 बाहर को भी बम्बार्ड कर दिया। फिर हमारी जो कनेक्टिविटी थी, लैंड कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ, वो खत्म हो गई है। फिर जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है वो रद्द हो गया है। तो U2 I2 जो था, बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, और यही फ्रस्ट्रेशन जो अमेरिका की आवाम है उसके अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। तो कभी वो लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो कभी इस तरह का हमला करते हैं, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस शख्स को हिरासत में लिया है वो कैलिफोर्निया का ही रहने वाला है, डॉक्टर अजिताभ जी। तो लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया है कि वो इस तरह के हमले करने पर अब उतारू हो गए हैं। देखिए, सबसे कहते हैं पापी पेट का सवाल है। आज जो स्थिति अमेरिका में है, जिस तरह से वहां महंगाई, बेरोजगारी का आलम है, और खास करके लोग पूरी सोसाइटी को एक तरह से, ट्रम्प इज ए डिवाइडिंग फोर्स। इन्होंने सोसाइटी के अंदर में जो दरारें पैदा कर दी है, जो एक तरह से आप कह लीजिए कि अमेरिका के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट मूवमेंट तो अपनी तरफ एक तरफ चलता रहता है, दूसरी तरफ नो किंग्स मूवमेंट अभी बहुत बड़े पैमाने पे राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट चला, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग शामिल हुए, सड़कों पे आए। तो ये दिखाता है कि वहां निश्चित रूप से कोई इनसे असंतुष्टि बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इनका बड़बोलापन, इनकी हठधर्मिता, यही इनको डुबा के ले जा रही है। लेकिन एक और इसका रिपरकशन हो सकता है कि जो मागा सपोर्टर इनके हैं, जिस तरह के नारे को, स्लोगन को लेके ये इलेक्शन जीते कि हम अमेरिका को युद्ध में नहीं ले जाएंगे, हम शांति का माहौल करेंगे, होता तो उसके विपरीत हो रहा है। लेकिन जो इनके मागा सपोर्टर हैं, मुझे लगता है कहीं वो एक भावना में बह के इनसे फिर इनके सपोर्ट में जुड़ेंगे, और उससे इनको जो आगे आने वाला मिड टर्म इलेक्शन जो वहां पार्लियामेंट का है, उसमें हो सकता है इनको राजनीतिक लाभ भी मिले। तो कहीं ना कहीं ये
कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए भी कुछ ऐसी एंगल हो सकता है निकल के आए। जी जी, सोदी जी, आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन पर असर पड़ेगा इस हमले का? जी, मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होना अमेरिका में, उसमें रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय है, क्योंकि 4 अप्रैल को फॉक्स न्यूज, जो कि अमेरिका का विख्यात न्यूज चैनल है और पूरी तरह से ट्रंप के साथ है, वो थकता नहीं है ट्रंप के गुणगान गाने से दिन रात, उसने ओपिनियन पोल सार्वजनिक किया जिसमें ट्रंप की अप्रूव रेटिंग -5% है, जो कि अमेरिका के 250 साल के इतिहास में सबसे कम है किसी राष्ट्रपति के लिए। जिस तरह से आज एक अमेरिकी नागरिक पे आर्थिक दबाव आ चुका है, जिस तरह से लाखों करोड़ों अमेरिकी नागरिक सड़क पे उतर चुके हैं ट्रंप के खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी का हारना नवंबर में तय है। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हथकंडे अपना लें, कुछ भी ये चीजें कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी नागरिक ने, अमेरिकी मतदाता ने अब मन में ठान लिया है कि ट्रंप को चुन के अमेरिका के लिए उन्होंने घातक चीज की, जो कि आने वाले समय में, जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी हानि अमेरिका को पहुंचाई है किसी और राष्ट्रपति ने नहीं पहुंचाई है। अब जो अमेरिकी मतदाता है वो पूरी तरह से इसके बारे में सुचेत हो रखा है। तो मेरी राय में नवंबर में तो रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय है, और ये इसका पूरा श्रेय जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी गलत नीयत और नीतियों ने अपनी पार्टी को पूरी तरह डुबा दिया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी चीज का नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, मगर अब इस हमले के पीछे कौन है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।